सुबह 6 बजे जब मैं बिना किसी को बताए अपने पिता के घर के गेट में दाखिल हुई तो सबसे पहले मेरे पिता ने कहा, इतनी सुबह? अगर दामाद से झगड़ा करके आई हो तो अंदर मत आना। रात की बगैर नींद से मेरा थका हुआ शरीर, गाड़ी न मिलने के कारण इतनी दूर चलने के बाद अपने पिता को देखकर सीने से लिपटने के बजाय पिता के पहले प्रश्न से खुद को उनके बगीचे के बासी फूल की तरह पाया, जिसे उठाना भूल गया हो। एक हल्के स्पर्श से जैसे मैं तुरंत झड़ जाऊंगी। माँ शायद रोटी सेक रही होगी, क्योंकि पक रही रोटी की सुगंध आ रही है। पिता की बात सुनकर पलटा हाथ में लेकर माँ बाहर आ गई। जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा और चौड़ी मुस्कान के साथ आगे बढ़े, तो पिताजी जोर से चिल्लाए, लड़की अपने पिता के घर आई है, अच्छी बात है, पर उससे कह देना कि अगर झगड़ा करके यहाँ आई है तो मेरे घर में कोई जगह नहीं है। पिताजी की बातें माँ कभी अनसुना नहीं करती, पर ये बात जैसे माँ ने सुनी ही नहीं। माँ ने भागते हुए आकर मुझे गले लगा लिया। माँ का स्नेहपूर्ण स्पर्श पाकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। माँ घबराई हुए बोली, क्या बात है मीठी, बुखार है तुम्हें? आओ अंदर आओ। हमारा एक मंजिला घर है जो बगीचों, पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ है। जंगल ही कहा जा सकता है। उन्हें साफ करने वाला कोई नहीं है। रसोई घर, बड़ी बालकनी और 4 कमरे। ये दादाजी के समय का घर है। इस शहर में ऐसी जगह पर ऐसा घर हर किसी को अजीब लगता है। चारों ओर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं। पापा हमेशा अपने बच्चों को नियंत्रण में रखने में विश्वास रखते थे। माँ ने स्टील की प्लेट में धुआं निकलती हुई पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी का टुकड़ा तवे से फाड़कर मुझे दिया। गर्म रोटी की भाप से मेरे सूखे होंठ भर रहे हैं। पापा टहल रहे हैं। मोबाइल फोन हाथ में है। बहन और भैया को फोन किया। इतनी सुबह किसी ने नहीं उठाया। कॉल बैक जरूर करेंगे, इसलिए फोन हाथ में पकड़ रखा है। लड़की को बिल्कुल सर पर मत चढ़ाना। झगड़ा करके देर रात को बाप के घर आने के बाद उसका पक्ष लेकर सहारा देने वाला बाप मैं नहीं हूँ। उसे बोल दो, मैं उसे बिल्कुल सहारा नहीं दूंगा। ऐसा करने से लड़की का परिवार नहीं टिकेगा। जब मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं खा लूं, और थाली मेरे हाथ में दिया। फिर उठकर पिता के पास जाकर बोली, मीता को आने दो, वो बात करेगी, तुम शांत हो जाओ। हम जानते हैं कि मीठी जल्दी जल्दी में गलत करने वाली लड़की नहीं है। जरूर कुछ बात हुई होगी, मैं समझाकर भेजूंगी। माँ की बात सुनकर रोटी गले में अटक गई। एक बार भी किसी ने जानना नहीं चाहा कि क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों आई, 2 साल के सोते हुए बच्चे को छोड़ क्यों भाग आई। हम 4 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी बड़ी बहन और बड़े भैया हम उम्र है, उनमें और मुझमें लगभग 15 साल का अंतर है, और छोटे भैया से 5 साल का अंतर। बचपन से ही मुझमें बड़ा अभिमान और स्वाभिमान था, शायद अपने पापा से सीखा। अगर किसी ने एक बार मुझे किसी चीज के लिए नहीं कह दिया, तो मैं कभी भी उस चीज या व्यक्ति की ओर मुड़कर नहीं देखती। इसलिए मुझे मेरे दोस्तों के बीच घमंडी कहा जाता था। मेरी अनिच्छा के बावजूद भी मेरे पिता ने उनके पसंद की पैसे वाले लड़के से मेरी शादी कर दी। शादी के 2 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि वैसे तो उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन घर में लड़कियों के प्रति सम्मान की बहुत कमी है। हालांकि पापा गुस्सैल आदमी थे, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था। अजय बात बात पर मेरे पिता के घर के बारे में बुरा भला बोलता है। वह बगैर सोचे समझे उसकी माँ के बहकावे में आकर मुझे खड़ी खोटी सुनाता है। हजारों कोशिशों के बावजूद सास के मन में मैं जगह नहीं बना पाई। लिमिट क्रॉस तो नहीं किया, पर हरदम के झगड़ों से थक गई हूँ। वे मुझे नौकरी करने नहीं देते क्योंकि सब तो है घर में। महंगी साड़ी, महंगा बैग, पॉकेट मनी नहीं है तो सिर्फ मानसिक शांति। जिस 2 इंसान के साथ पूरा दिन बिताना होता है वही अगर अपना न हो तो। लेकिन ऊपर से देखा जाए तो ये कोई समस्या क्यों, समस्या के अंतर्गत भी नहीं लाया जा सकता। लोग कितने तकलीफों में रहते हैं, न खा सकते हैं, न कपड़े पहन सकते हैं, पति नशा करता है, मारता है, पैसों के लिए दबाव देता है,
ससुराल में देवर देवरानी नंद का झमेला। मेरे साथ ये सब कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं खुद मुसीबत खड़ी कर रही हूँ। माँ को रो धोकर कुछ बताने पर भी बगल में पिताजी की आवाज सुनाई देता है। बेटी की संसार में नाक न डालने वाले आदर्श पिता की तरह बोलते हैं, बेटी की इन सब बातों को कभी मत सुनना, ऐसा करने से बेटी का संसार नहीं टिकता। माँ मुझे सांत्वना देती है, ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ही तो संसार है, सभी तो मिला है तुम्हें, कितनों को मिल पाता है ये सब। मैं एक आह भरती हूँ जो मोबाइल के उस पार से इस पार तक नहीं पहुँच पाते। जीवन भर स्वाभिमान की भावना को थोड़ा थोड़ा जलाए और पति और बेटे के साथ संसार के खेल खेली। अजय को पापा ने फोन करके सब बताया, उसे दोपहर को खाने पे बुलाया। उसने बेहद तमीज भरी आवाज में बोला वह ऑफिस में है, शाम को आएगा, तब पापा के संग शतरंज खेलेगा। पापा खुश। ऐसे दामाद के लिए बेटी पर गुस्सा आया। दीदी आई, उसका घर पास ही है। मैं अपने कमरे में थी। दीदी की उम्र 40 के लगभग है, नौकरी करती है, इसलिए सलवार कमीज पहनती है जिस कारण वह कम उम्र दिखती है। मैं 10 साल की थी जब दीदी की शादी हुई। 4 दिन बाद एक दिन सुबह ऐसे ही दीदी आई थी, तब मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस समय उसे वापस भेज दिया गया और 1 साल बाद फिर आई। मैं सोई हुई थी, भाभी ने उसे मेरे पास बिठाकर समझाया, शरीर में सबसे बड़ी भूख क्या है? देखो ना, समाज को ये सारी बातें क्या तुम बता सकोगी? और कोई दिक्कत तो नहीं है, एडजस्ट कर लो। और भी बहुत सारी बातें हुई थी। उस दिन समझ नहीं पाई थी, पर अब कभी कभी जब आधी रात को याद आता है तो हवा से कांपती हुई खिड़की के पर्दे की तरह शरीर कांपता है। दीदी का अब बड़ा परिवार है, वही शासक है, लेकिन कभी कभी जब मैं उसकी ओर देखती हूँ तो मुझे उसमें एक सूक्ष्म अकेलापन नजर आता है, एक स्थिर पेड़ की तरह। दीदी ने मुझे व्यस्तता में पूछा कि क्या हुआ। दरअसल मुझे वास्तव में बताने के लिए कोई अच्छा कारण नहीं मिला। वहाँ मेरे दम घुटते हैं। रोज रोज छोटी मोटी मानसिक परेशानियां, अकेलापन, मेरी परवाह न करना, ये कि वे भूल जाते हैं कि मैं एक अलग सत्ता हूँ। ये सारी चीजें बताने के बाद दीदी बोली, मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, बहुत मेहनत से परिवार चलाती हैं। उनके पति उनकी खबर नहीं करते। 2 बच्चे हैं जिसे उनके माँ बाप भी नहीं संभालते। वो हर दिन बच्चों को स्कूल लाती है, सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी परिवार ठीक से नहीं चलता है। पति को घर लाने की कितनी कोशिशें, क्या तुम्हारी जिंदगी उससे भी बदतर है? मैं जवाब नहीं दे पाई। मैंने उसकी ओर देखा। दीदी की आंखों में और मुंह से निकले शब्दों में मैंने मेल नहीं पाया। वो वही बता रही है जो सुनती आ रही है। दीदी से बहस करने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी, पर आज एक बात पूछे बिना नहीं रह सकी। अनेकों से अच्छी जिंदगी मिलने के बाद भी क्या तुम खुश हो दीदी? इतने साल बाद भी मैं तुम्हारी भारी सांसें क्यों सुन पाती हूँ? अपने लोगों का अगर थोड़ा सपोर्ट रहता तो क्या तुम थोड़ा और बेहतर नहीं जीती? दीदी एकटक देख रही हैं, आंखों में आंसू चमक रही थी। बिना कुछ कहे वह उठकर रसोई में माँ की मदद करने चली गई। एक एक करके सब आए और बोले, बच्चे के लिए सब कुछ सहना पड़ेगा, नहीं तो मैं किस तरह माँ कहलाऊंगी। अजय की माँ टेढ़ी है और बातें सुनाती है। कुछ लोग हैं ही ऐसे, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर संसार तो तुम्हारा है ना? मेरी नजर घर की दीवार के पास खड़े काले छिलके वाले पुराने आम के पेड़ पर टिकी है। कितना स्थिर है। आम के दिन बिना किसी परवाह के आम देता है, बाकी समय वही रहता है। कितनी बार हम उस पेड़ पर चढ़ते थे, झूले पर खेलते थे, फिर भूल जाते थे कि वह पेड़ वहां है या नहीं। एक समय हम अपना अस्तित्व ऐसी ही एक पेड़ की तरह बना लेते हैं। दीदी ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, लड़कियां वास्तव में इस तरह की एक एक पेड़ हैं। अजय घर आए, अच्छा खाना खाया, हंसे बोले और देश की राजनीति पर चर्चा की। कल रात की उन अश्लील शब्दों से इस आदमी का मानो दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मैं रात को उसके साथ घर लौटी, हमने एक भी बात नहीं की। मेरे इस गुस्ताखी के दंड स्वरूप नौकरानी को विदा कर दिया गया।
मैं घर पर बैठकर बिना कोई काम किए खाना खाने से दुखी हूँ कहकर। अगले दिन मैं वॉशरूम में अजय की शर्ट का कॉलर साफ कर रही थी। अजय ने एक और शर्ट वॉशरूम के फर्श पर फेंक दी और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, गई थी बड़ी बाप के घर, रखा, फिर से वापस भेज दिया। दूसरे समय होते तो मैं रोती या विरोध करती, लेकिन आज मैंने सच्चाई स्वीकार कर ली और शर्ट के कॉलर को साफ करने पर ध्यान दिया, जैसे ये कोई बात ही नहीं है। दीदी की बात फिर याद आ गई। दरअसल लड़कियां धीरे धीरे ऐसे ही खुद को पेड़ बना लेती हैं। लड़कियां वाकई में एक एक पेड़ होती हैं। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।